हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की जो बुक है आज शुरू करने जा रहे हैं। तो बता देंगे दोस्तों, ये सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट, यूके टेट, एमपी टेट, अदर ऑल एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों उसके लिए महत्वपूर्ण और उसमें शॉर्ट नोट्स ही रहेगी। बुक से यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो मुख्य टॉपिक थे या मुख्य यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे केवल हिंदी में बताए गए हैं। और जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं जो पहला अध्याय, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो पहला अध्याय हमारा समाज विज्ञान वाला हम बात कर रहे हैं। हमारे अतीत जो फर्स्ट वाला है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्लास 6 की यहाँ पे एनसीईआरटी जो बुक है या 7th की भी 8th की भी यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे। आज हमारा पहला दिन है, तो आज से हम लोग पहले क्लास 6 के जो हमारे अतीत समाज विज्ञान की जो बुक है आज हम इसका अध्ययन करेंगे। वो भी पहले पार्ट का। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पहला पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या और कब कहाँ, ये विशेष सूची है। तो इस बुक में लगभग 12 पार्ट दिए गए हैं, 12 चैप्टर दिए गए हैं। तो आज हम पहले वाले चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसके जो भी नोट्स हैं, इसके कितने नोट्स बनते हैं, तो आप लोग अपने सामने काफ़ी पेन जो भी आप लोग रख सकते हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और आप लोगों को किताब भी अगर रखना चाहेंगे तो आप लोग किताब भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जिन भाइयों को समय नहीं मिल पाता है इतना बुक से पढ़ने का, तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा। जो किताब में इधर उधर की बातें होती है, जो उदाहरण टॉपिक दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को जो टॉपिक और जो मोस्ट जो नोट हैं, जो पेपर के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो बिना रुके हम यहाँ पे अपना अध्याय का अध्ययन करते हैं। तो पहला अध्याय जो हमारा है, फर्स्ट जो चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ पे एक बालिका है, उसका एक सवाल रहता है, रशीदा का सवाल। ठीक है, तो वह अखबार पढ़ रही है और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ जाती है। तो वह सोचती है कि वो 100 साल पहले लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे या फिर कैसे रहते थे। तो प्रश्न है, कैसे पता लगाएं कि कैसे आदमी अपना जीवन रहन सहन कैसे बिताते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रश्न है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं और क्या क्या जान सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन बन गए। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला बिंदु यहाँ पे हमें जो बुक के अनुसार है, वो लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, सबसे पहले बात होती है कि जब लोग रहते हैं तो कहाँ कहाँ पे रहते थे, सबसे पहले कहाँ पे उन्होंने अपना निवास बनाया। ठीक है, तो लाखों साल पहले भोजन संग्राहक तथा आखेट के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, पहले के लोग क्या यहाँ पे आखेट ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो नर्मदा नदी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नर्मदा नदी है। यहाँ पे लाखों साल पहले जो भोजन जो संग्राहक है तथा आखेटकार जो हैं वो यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, जो कि विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य में स्थित है। ठीक है, फर्स्ट का सब पॉइंट है 1.1 करके आप लिख लीजिए अपने नोट में। उत्तर पश्चिम सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 8000 वर्ष, ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सर्वप्रथम गेहूं और जौ की फसल को उगाना प्रारंभ किया। ठीक है, कब किया? 8000 वर्ष पूर्व किसने? स्त्री और पुरुष ने सर्वप्रथम क्या किया? गेहूं और जौ का अगर आप लोगों को प्रमाण मिलता है तो वो 8000 साल वर्ष पूर्व मिलता है। कहाँ पे मिलता है?
उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ी या किरथर पहाड़ी, ठीक है। तो इनको एम मैप के अनुसार देखते हैं ये पहाड़ कहाँ पे हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है उस टाइम भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पे किरथर पहाड़ी है, ये आपकी सुलेमान पहाड़ी है। तो इन्हीं के बीच में यहाँ पे ये लोग 8,000 वर्ष पूर्व रहते थे। और यहाँ पे जो हमारे गेहूँ और जौ की जो फसल है यहीं से हम लोगों को उनके साक्ष्य मिले गए हैं। तो अभी जो इस पाठ के अनुसार, पहले जो हमारे पाठ है उसके अनुसार हम लोग को इतना ही अभी अध्ययन करना है, ठीक है। तो दूसरा वहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। ये लोग गांव में रहते थे, तो ना कि शहर में, ठीक है। एक गांव झुंड जैसे रहते हैं वहाँ पे, एक गांव के लोग रहते थे, ठीक है, गांव में मिलकर रहते थे। 2.1 मतलब दूसरे का 100 पॉइंट लिखिए। इन्होंने भेड़ बकरी, ठीक है, ठीक है, भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना प्रारंभ किया, ठीक है। गाय बैल और कुत्ते को भी इन्होंने, ठीक है, कुत्ते भी यहाँ पे ले लीजिए, कुत्ते, ठीक है, कुत्ते को भी इन्होंने क्या किया, पालतू बनाया, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, उत्तर पूरब में, ठीक है, उत्तर पूरब में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी में कृषि का विकास हुआ, ठीक है। जहाँ सर्वप्रथम चावल उगाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो यह क्या कह रहे हैं, उत्तर पूरब में हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे उत्तर पूरब कहाँ पे हुआ, उत्तर तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और पूरब यहाँ पे हो गया। तो इस साइड को ये लोग कह रहे हैं उत्तर पूरब में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ लिखा है। तो इस यहाँ पे गारो जो आजकल मेघालय में, मेघालय आसम इस साइड जो गारो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो और विंध्य पहाड़ियाँ, तो ये आप लोग देख रहे हैं नर्मदा नदी से जो ऊपर है ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो यहाँ के विंध्य पहाड़ी से ऊपर यानी जो ये इलाका है, जो गंगा का जो ये इलाका है, ठीक है, और जो जो भी गंगा की जो सहायक नदी है, सोम, चंबल, यमुना, इस साइड लोगों ने, जो कि उत्तर प्रदेश और यहाँ पे दिल्ली इत्यादि जो भी बिहार है, ठीक है, तो इस साइड लोगों ने क्या किया, चावल की जो यहाँ पे उगाना प्रारंभ किया, ठीक है। अभी हमको यही पॉइंट याद रखना है। तो पॉइंट क्या है हमारा, 3 पॉइंट, उत्तर पूरब में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी में भी कृषि का विकास हुआ, ठीक है। और जहाँ सर्वप्रथम बात करें अगर चावल की, तो वह स्थान विंध्य पहाड़ी के, ठीक है, यहाँ पे क्या है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में वहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हिंदू तथा सिंधु तथा, ठीक है, यहाँ पे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभ नगर फले फूले। अगर सिंधु नदी की हम बात करें, सिंधु नदी जो आज हिमाचल जो जो आज पाकिस्तान में स्थित है, भारत से होकर गुजरती है, जम्मू कश्मीर से ऊपर लद्दाख होके जो सिंधु नदी बहती है और पाकिस्तान में जाके वहाँ पे उस साइड को भी, तो वहाँ पे अभी 3700 वर्ष पूर्व जो है वहाँ पे सबसे पहले नगर बसे हैं, ठीक है। और इसका सब पॉइंट अगर देखेंगे चौथे का, तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी के किनारे एवं समुद्र तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट बन जाते हैं। तो 3700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व एवं 2500 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे गंगा के किनारे 2500 वर्ष पूर्व नगर बसे थे, ठीक है। और सिंधु के तट पर जो है वहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे नगर बसे। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। गंगा के कब बसे थे, 2500 वर्ष पूर्व पे, और सिंधु के कब बसे थे, 4700 वर्ष पूर्व पे। आपको मैं मैप के द्वारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये गंगा नदी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से, जो गोमुख से निकलती है और यहाँ पे हरिद्वार होके, इलाहाबाद होके यहाँ से बिहार जाके सीधे आगे यहाँ पे जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे जो ये इलाके हैं
ये जो गंगा के जो इलाके हैं, यहीं पे गेहूं का जो चावल का जो उत्पादन है, सॉरी गेहूं नहीं, चावल का जो उत्पादन है वो अधिक होता है। और यहीं पे पहले, सबसे पहले गंगा के किनारे लोगों ने शहर बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। गंगा के दक्षिण में, ठीक है, गंगा के दक्षिण में सोम आदि नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, गंगा के दक्षिण में, आप लोगों को मैं मैप के द्वारा भी बता दूंगा कि कहाँ पे है। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे तथा इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। ठीक है, आप नोट बनाते रहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू भी दिखा दूंगा, क्योंकि फिर याद रहेगा कि कहाँ पे हमारा जो मगध का साम्राज्य था। तो सोम नदी, यहाँ पे आप लोग दिख रही है सोम नदी है दोस्तों। तो सोम नदी के ही यहाँ से गंगा आ रही है, तो गंगा के दक्षिण में, और सोम नदी और गंगा के दक्षिण में, तो यहाँ पे मगध साम्राज्य था। ठीक है, यहाँ पे मगध साम्राज्य था जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, यहीं पे ये जो मगध का जो राज्य है यहीं पे था, क्योंकि यहाँ पे गंगा का भी जल है, इधर से सोम नदी का भी जल है। तो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ के जो शक्तिशाली राजा थे वो, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य मगध की स्थापना की। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना 6वां पॉइंट। अपने देश के लिए हम प्रायः, ये सारे जो पॉइंट है दोस्तों, ये हमारे जो बुक है, हमारे अतीत जो फर्स्ट वाली बुक है, और वहाँ से ही इन्हीं अदर जो चैप्टर है, केवल 1 चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है, उन्हीं से ही निकाला गया है। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो चैप्टर टू चैप्टर चलना है। जैसे ही आगे कुछ जो मगध साम्राज्य है उसके बारे में अगर ज़्यादा आगे कुछ दूसरे चैप्टर में आएगा तो वहाँ आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को अभी बताया गया है कि गंगा के दक्षिण में सोम नदी इत्यादि के आसपास प्राचीन काल में मगध शासन था, मगध का राजा था। तो ये हमको अभी इस चैप्टर में, पहला चैप्टर में इतना ही जानना है। ठीक है, जो आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, तो आज से हमारी जो क्लास है ये शुरू हो रही है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो बात करते हैं पॉइंट की। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, यार आप लोग जानते हैं। तो 6वां का सब पॉइंट लिखिए आप, 6वां पॉइंट 1। ठीक है, इस तरह से आप लोग पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि फिर पढ़ने के लिए हम लोगों को फिर लाभकारी होगा और इजी हो जाता है कि किसका पॉइंट क्या है। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। तो इस तरह का जो है हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि सिंधु में इंडस जो इंडिया शब्द का है उसे क्या कहते हैं, तो वहाँ पे सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पॉइंट बन गए। तो नेक्स्ट चलते हैं 6 का दूसरा पॉइंट, 6.2। ठीक है, तो लगभग 2500 वर्ष उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर, ठीक है, आने वाले ईरानी तथा यूनानी ने सिंधु नदी को इंदोस अथवा हिंदोस तथा इंदोस कहा। ठीक है, क्या कहा? जो उत्तर पश्चिम से आने वाले लोग थे उन्होंने, कौन कौन आने वाले थे? ईरानी तथा यूनानी जो देश के जो लोग थे, वो सिंधु नदी के जो लोग हैं उस साइड को इंदोस तथा इंदोस कहते थे, तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहते थे। ठीक है, क्योंकि जो सिंधु नदी है जो आज पाकिस्तान में स्थित है, तो इनके जो भी इधर के लोग हैं, जो कश्मीरी लोग हैं या फिर इस साइड के जो लोग हैं, उत्तर के लोग हैं, तो इनको इंडिया या फिर इंदोस के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसीलिए इस नदी के जो इधर के पूर्व के लोग थे इनको क्या किया, इन्होंने एक नाम दे दिया, इंडिया इन्होंने कह दिया। ठीक है, इसी तरह से जो भारत का नाम इंडिया से या फिर हिंदोस से हिंदुस्तान पड़ गया, इंडिया से इंदोस मतलब इंडिया से मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब भारत कैसे पड़ा? ठीक है, भारत नाम का
प्रयोग उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। उत्तर पश्चिम में यानी हम लोग कह सकते हैं इस साइड के जो लोग हैं, गुजरात इत्यादि के जो, गुजरात या फिर राजस्थान के जो लोग हैं, तो वहाँ के लोगों का जो एक समूह था, ठीक है, उनको, उन लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग करते थे, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की प्रथम, जो संस्कृत भाषा की जो प्रथम रचना है, कौन सी, 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है। एक तो यहाँ से हमारा पॉइंट ये बन गया है, संस्कृत की सर्वप्रथम या फिर पुरानी सबसे रचना कौन सी है, तो हमारी ऋग्वेद हो गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों इसको नोट कर लीजिए। जितने भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये आप लोगों के केवल निचोड़ है, एक जो फर्स्ट जो चैप्टर है उसका निचोड़ है, ठीक है। सारे पॉइंट पे महत्वपूर्ण है। तो फिर भी कब हुई है, 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई है, वो भी यहाँ पे संस्कृत भाषा में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि ऋग्वेद की जो रचना है किस भाषा में किया गया, ठीक है, तो है संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो या आप समझ गए हैं तो कैसे आज भारत नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो भारत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग हैं उनके एक समूह को क्या, उनके एक समूह को या कहते थे, ठीक है। और इनका उल्लेख हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी जो संस्कृत की प्रथम रचना है 300 वर्ष पुरानी, ठीक है, 3500 वर्ष पुरानी जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, अतीत की जानकारी के लिए स्रोत। जो हम लोग अतीत के, हम लोग कैसे जाने कि लोग कैसे क्या करते थे, कैसे लोग बातें करते थे, कैसे लोग लिखते थे, तो इस तरह पे भी हम लोग कैसे जाने, ठीक है। तो यहाँ पे एक पांडुलिपि, ये एक, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है पांडुलिपि, ठीक है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहते थे, ठीक है। पांडुलिपि एक ऐसी पुस्तक है दोस्तों जिसको केवल हाथ से ही लिखी गई है, ठीक है। उस टाइम कोई कागज़ नहीं था या फिर कुछ इस तरह का कोई कुछ यंत्र नहीं था जो हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह एक मैं बताऊंगा दोस्तों पांडुलिपि किससे बनाया जाता है। अभी हम लोगों को ये ध्यान रखना है, पांडुलिपि ये पुस्तकें जो है हाथ से लिखी जाती थी। अगर क्वेश्चन आ गया कि पांडुलिपि कैसी लिपि है, तो ये हस्तलिपि है, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले, अगर हम बात करें जो ये पांडुलिपि है, तो मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेनू जो है जिसका अर्थ है हाथ, है हाथ से लिखा है या फिर हाथ से निकला है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस तरह के आप लोग यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये जो है आपकी दोस्तों पांडुलिपि है, ठीक है। अब पांडुलिपि किस, कैसे बनती थी, कैसे हम जानेंगे, ठीक है। पॉइंट 1 का 2 है, ये पांडुलिपि ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखी लिखी मिलती है। जो ये ताड़पत्र या भोजपत्र है दोस्तों, ये हिमालय के क्षेत्र में बुर्ज नामक एक पेड़ है, उसकी छाल से भोजपत्र तैयार होता है, ठीक है। एक ऐसा पेड़ है दोस्तों जिसका नाम भुज नामक पेड़ है, जो कि ठंडी इलाकों में हिमालय इत्यादि में मिलता है, और उससे ही भोजपत्र जो है उस पे लिखा जाता है। और पांडुलिपियाँ जो है मंदिरों तथा बिहारों में प्राप्त होती है, ठीक है। मंदिरों में भी इनको प्रयोग करते हैं, और इन्हीं पे ये जो लिखी है दोस्तों, तो इन्हीं पे ये रचना है, ठीक है, संस्कृत की। तो इस तरह से लोग पहले पांडुलिपि पे लिखा करते थे। तो आप लोगों ने देख लिया जो पांडुलिपि है तो किससे बनती है, तो आप लोग ये जान सकते हैं। वहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो पांडुलिपि किस पेड़ के नाम से जाना जाता है, किस पेड़ से उत्पन्न या बनाया जाता है, तो यहाँ पे भुर्ज नामक जो है दोस्तों पेड़ है, तो उसकी छाल भोज नामक, ठीक है, भोज नामक इस तरह से एक, इसलिए इनको भोजपत्र भी कहते हैं। तो इनकी जो छाल है दोस्तों,
इस छाल से इनको तैयार किया जाता है, एकदम पतली पतली छाल इनको निकाली जाती है, तो इन पे लिखा जाता है। ठीक है, अभी भी बहुत सारी पांडुलिपि हमारे भारत में उपलब्ध हैं। तो जो शोध के लिए दोस्तों इनको लोग प्रयोग करते हैं, इनमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे शोध के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया ये पांडुलिपि के बारे में था। तो नेक्स्ट है कि लोग और कैसे अध्ययन करते हैं या फिर कैसे जानते हैं। ठीक है, या फिर हम अतीत के बारे में कैसे जानें। तो इस तरह के जो हैं, तो उस टाइम जो लोग थे, उस समय के जो लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसे अभिलेख लिखे हैं। अभिलेख यानी अभिलेख बताऊँ क्या होता है दोस्तों? अभिलेख जो है पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर पर उत्कीर्ण मिलते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये एक पूरा मिट्टी का है, सॉरी पत्थर का है। इसमें बारीकी से इसमें लिखा गया हो, वो भी पत्थरों को काट करके लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह हमारे जो धातुएं हैं, इत्यादि धातुओं पे भी इसी तरह से लिखा जाता था। तो इसीलिए क्या कहते हैं, अभिलेख। अभिलेख पत्थरों पे ही होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि अशोक के अभिलेख वो पत्थरों इत्यादि पे ही लिखे होते थे। ठीक है, या फिर कोई धातु पे। इस तरह जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, जो अभिलेख है पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब 2.1 है हमारा, इन पर शासकों के आदेश। ठीक है, शासकों जब आदेश करते थे या फिर प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों पर। जैसे आप लोग जानते हैं कि अशोक हम लोग अभिलेख मिला है, अशोक के इतने वे अभिलेख पे हमारा इस तरह का वर्णन है। तो इन्होंने जो इनके उस टाइम के जो विद्वान थे, उस समय के जो विद्वान हैं, इन्होंने क्या किया, एक पत्थर को अच्छी तरह से तराशा और उस पर अपनी छन्नी हथौड़ी से ऐसा एक अभिलेख लिख लिया। उस टाइम की जो उस समय की जो भी भाषा थी होगी, ठीक है, उन्होंने लिख लिया। बात थी हमारी अभिलेख की। इस चैप्टर के अनुसार हमें इतना ही मिला है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं लिखित अभिलेख की। ठीक है, लिखित स्रोत जो है दोस्तों, ये महाकाव्य, जो पुरानी कविताएं हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं जो, ठीक है, नाटक इत्यादि जो भी पुरानी पुरानी हैं, तो कुछ लिखी है। ठीक है, जो ये अभिलेख हैं, जो ये लिखित स्रोत हैं, इनमें से कई संस्कृत तथा अन्य प्राकृतिक या फिर तमिल के, जो तमिल भाषा में मिलते हैं। ठीक है, सबसे पुरानी जो आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों, सबसे पुरानी संस्कृत की जो है ऋग्वेद की रचना है 335 वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, 3500 वर्ष पूर्व हुई है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तीसरे का सब पॉइंट, प्राकृत भाषा का प्रयोग लोग आमतौर पर करते थे। संस्कृत से भी प्राकृतिक, फिर पाली, इस तरह से जो है चलता रहा, क्योंकि समय के अनुसार भाषा भी बदलती रहती है। बस सबसे पहले संस्कृत भाषा का उल्लेख मिलता है, और संस्कृत की जो पहली रचना है ऋग्वेद की है, वो है 3500 ईस्वी। ठीक है, 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट 4 पे, पुरातात्विक साक्ष्य जो है दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। ये ऐसे साक्ष्य हैं जो कि मिट्टी से बनी हुई है, जो ऐसे घड़े हैं या फिर चित्र हैं, मूर्तियों पर चित्र अध्ययन करते थे। ठीक है, तो ऐसे साक्ष्यों से पता चलता है कि वहाँ पे लोग इस तरह के जो कारीगरी हैं वो उस टाइम भी करते थे, उस समय करते थे। ठीक है, तो 4.1 के, ठीक है, यहाँ पे कुछ औजार थे, कोई पत्थर के औजार है, कुछ इस तरह के लकड़ी के औजार भी यहाँ पे मिलते थे, जिस आखेट करने के लिए इनको उपलब्ध होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये, तो इस तरह से उन्होंने एक धातु है, इन पे भी उन्होंने क्या किया, कुछ कारीगरी कर रखी है, या फिर इनमें चित्र बना रखे हैं इस तरह से, जो कि हमें अभी समझ नहीं आ रहे हैं कि इनमें बनाया क्या है, क्योंकि उस समय के अनुसार और आज के अनुसार, क्योंकि ज़माना बदल रहा है और भाषा भी बदल रही है, या फिर कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो 4.2 पे बात करते हैं, वे जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे।
जिससे वे जान पाते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अब कहीं पे किसी स्थान पे हड्डियाँ मिलती थी, या फिर किसी को कैसे आग के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये सारे बात हम या फिर जो कि किस कैसे हमने प्राप्त किए हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल कि कैसे मिलते थे। ये हम पहले जो चैप्टर है हमारा कैसे, इतने ही इस पार्ट का महत्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी चैप्टर आएगा जिसमें बताया गया होगा कि कहाँ पे लोग, कौन सा स्थान, वहाँ पे स्थान का नाम भी दिया होगा। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो इत्यादि जो सभ्यता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम सोचें कि पूर्व में लोग कैसे प्रयोग करते थे तिथि का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने किताब से ही निकाला है क्योंकि समझाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं दोस्तों बीसी लिखते हैं। ठीक है, बीसी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैंने नीचे भी आप लोगों के लिए लिखा है। तो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। तो ये बीसी का मतलब होता है दोस्तों कि ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईसा मसीह के जन्म के से पूर्व। ठीक है, जो ईसा मसीह है दोस्तों, उनके जन्म से पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, और BCE, ठीक है, यहाँ पे क्या है, BCE, BCE का मतलब होता है बिफोर। यहाँ पे क्या है, BC का मतलब है दोस्तों बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो इनका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इस तरह से देखते हैं AD लिखा होता है, तो एनो डोमिनी। ठीक है, या इसका मतलब है एनो डोमिनी मतलब ईसा वर्ष, मतलब ईसा मसीह जो वर्ष है उसके बाद का। ठीक है, ये तो है हो गया आपका ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। बिफोर मतलब BC लिखा होगा तो समझ लेना है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और AD लिखा होगा तो समझ लेना है हम लोगों को कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ठीक है, या BCE, इन दोनों का मतलब वही है, और ECE का मतलब भी वही है। CE का मतलब है दोस्तों कॉमन एरा, मतलब जो ईसा मसीह का जन्म है उससे बाद का। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। ये तिथि जो है महत्व इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे ही पूछा जाएगा कि BC का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट है। BCE का मतलब क्या है, बिफोर कॉमन एरा है। तो अगर पूछ लिया गया है BCE का हिंदी में अर्थ क्या है, तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, जन्म से पूर्व हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये दो आप लोग ये चार याद रख लीजिए, BC, BCE, AD और CE। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम लोग जान पाते हैं। हमने एक निश्चित बनाया है 2000 वर्ष पूर्व जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, आज 2022 लग गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि जो ईसा मसीह का जन्म है तो 2000 वर्ष पूर्व हो गया है। उससे पूर्व अगर हम बताएंगे तो उससे समय बोल देंगे BC, बिफोर। ईसा मसीह के जन्म से पहले बता देंगे तो बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, हमने एक निर्धारित समय कर दिया है कि 2000 हमको लेना है, क्योंकि इस तरह से हम समझ पाएंगे कि एक समय निश्चित किया गया है। जो विद्वान है उन्होंने एक निश्चित कर दिया है, क्योंकि हम लोगों को एक सटीक हम लोगों को बता सकें। ठीक है, अगर हम अन्यत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो अन्यत्र में अभिलेख कठोर सतहों पर आप लोग जान सकते हैं। जो अभिलेख है वो अन्यत्र मतलब अन्य जगह क्या हो रहा था, या फिर लोग कैसे अभिलेखों को पढ़ते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, जिनमें जिसने लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग करते थे, आप लोग जानते हैं। जिसमें यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना होगा। ठीक है, जिसमें है तो जिसमें भाषाओं या फिर लिपियों का प्रयोग करते थे, आप लोग जानते हैं। ठीक है, समय समय के साथ भाषा का बदलाव हो चुका था, ये आप लोग जानते हैं।
और इन भाषाओं को जानना बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर आप लोग जान जाएंगे कि इससे पूर्व आज के जो गांव के लोग हैं वो अपनी गांव की बोली भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अब दूसरे माहौल में वो लोग रह रहे हैं। तो इसी प्रकार, क्योंकि ये समय है 2000 वर्ष पूर्व का है, 3000 वर्ष पूर्व का है, तो समय और भाषा और बोली एकदम ही भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो एक कहानी उत्तरी अफ्रीका मिस्र देश से है। ठीक है, वहाँ पे 5000 वर्ष पूर्व जो है राजा रानी रहते थे। तो मिस्र देश के जो ऐसे उत्कीर्त पत्थर मिला है दोस्तों, जिनमें 3 भिन्न भिन्न लिपियों में है और भाषा है। ठीक है, एक अभिलेख मिला है जिसमें अभिलेख यानी पत्थर, एक ऐसा पत्थर मिला है, उन्हीं को अभिलेख कहते हैं, जिनमें लिखा हुआ हो। ऐसे पत्थर अगर मिल गए तो उनको अभिलेख कहते हैं। तो उनमें जो भाषा थी यूनानी तथा मिस्री के 2 भेद मिलते हैं। मिस्री भाषा के जो मिस्री जो देश है उनकी जो मिस्री लिपि है उनकी 2 भेद मिलते हैं, इसलिए 3 हो गई। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से। ठीक है, ये है दोस्तों, ये मिस्री और कुछ लिपियां हैं, ये आप लोग ही पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे PTOLM, इस तरह से जो है ये यूनानी होगी या फिर मिस्री होगी, वही लोग जान सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इस चित्र माध्यम वहाँ पे बताया गया है। कुछ विद्वान यूनानी पढ़ सकते थे। ठीक है, कुछ साल पहले जो है जिन्होंने ये अभिलेख प्राप्त हुए होंगे, जिन्होंने जो विद्वानों ने खोजे होंगे, ठीक है, स्रोत किए होंगे, उन्होंने कुछ लोग जो यूनानी जानते थे तो उन्होंने राजा तथा रानियों के प्रेम में दिखाया गया है, जिसे क्या कहते हैं, कारतूस कहते हैं। ठीक है, बाद के जो विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री लिपियों का अगल बगल में उन्होंने इस तरह से कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे यूनानी होगी या फिर मिस्री होगी, और फिर इनके जो शब्द हैं, जो चित्र हैं, पहले चित्र के माध्यम से दर्शाया गया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये समानार्थी फिर ध्वनि का उच्चारण किया होगा, फिर जिस तरह से किया होगा उन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे P है, T है, L है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आई का, तो यहाँ पे आई का आप लोग देख रहे हैं, तो एक ही जैसे लगभग चित्र दोनों बनाए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इन अभिलेखों को पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, या फिर जो वो लिपि है उन लोगों को पढ़ने की कोशिश की। तो ये आप लोगों को नोट करना है, यहाँ पे मोस्ट है। पांडुलिपियाँ जो है अभिलेख तथा पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः क्या कहते हैं। अगर आप लोग अभिलेखों को प्राप्त करते हैं या फिर पांडुलिपियों को ढूंढते हैं या फिर खोज करते हैं, तो प्रायः जो इतिहासकार हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, इसको स्रोत नाम देते हैं। कहते हैं कि आज से 10 साल पहले जब इन्होंने स्रोत किया था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें उस स्रोत से मिलती है, उस अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इस तरह के जो है शब्द स्रोत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कुछ ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि हमें पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे देने का मतलब यह है कि वहाँ पे हम लोगों ने एक उस तरह से पढ़ा है। यहाँ पे हम लोग केवल जो तिथियां हैं वो बताएंगे। कृषि का जो आरंभ है दोस्तों, ये 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। आप लोग जानते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बीच जो है 8000 वर्ष वहाँ पे जौ और गेहूँ के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। तो इसीलिए ये तिथि है जो 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं ये 4700 वर्ष पूर्व है, 4700 वर्ष पूर्व, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी। गंगा घाटी की जो नगर है, ये मगध के बड़ा राज्य जो है, या फिर यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे राज्य बसे हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा कि गंगा घाटी के सबसे पहले नगर बसे थे, तो आप लोगों को लगाना होगा 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगर सिंधु घाटी के आते हैं तो आप लोगों को 4700 वर्ष पूर्व लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो आज के जो हमारे ये जो नोट्स थे दोस्तों, जो पहला चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, इतने ही इससे जो मोस्ट जो एग्ज़ाम के रिलेटिव जो पॉइंट है हमने निकाल के देखे हैं, तो इतने ही हमें मिले हैं। तो आप लोगों को अगर
इसमें कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप लोग एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही अगर आप लोग किताब भी सामने रखते हैं तो आप लोगों के लिए समझ हो जाएगा। क्योंकि जो इधर उधर की बातें होती हैं वो हमने इसमें नहीं डाली हैं, जैसे कथा होती है थोड़ा समझाने के लिए, वो हमने यहाँ पे नहीं भरी है। केवल जो एग्ज़ाम पॉइंट रिलेटेड जो यहाँ पे पॉइंट हैं वो हमने यहाँ पे दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, दोबारा 2 बार वीडियो देख सकते हैं, आप लोग फिर समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। वैसे आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आज जो हमारा चैप्टर था, पहला चैप्टर क्लास 6 का, जो हमारा समाप्त हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरे दिन क्लास 6 का जो दूसरा चैप्टर है, 6 सेकंड वाला चैप्टर लाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों, और हमारे ऑनलाइन DVS एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।